हेलो दोस्तों, टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विथ एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स का चौथा एपिसोड है। इससे पहले के बाकी एपिसोड प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि इन एपिसोड के माध्यम से हमारी कोशिश है कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, जिससे आपकी आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को बेहतर तरीके से रिवाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के आज के 10 वस्तुनिष्ठ सवाल कौन से हैं। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोहण से संबंधित इसका उद्देश्य था। विकल्प आपके सामने है। पहला है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करना। दूसरा है सुरक्षित और हरित राजमार्गों पर जागरूकता बढ़ाना। सी है राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित शोध का वित्त पोषण करना। और डी है डिजिटल टोलिंग संचालन में कर्मियों को प्रशिक्षण देना। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको क्या जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट आरोहण था क्या। तो प्रोजेक्ट आरोहण के विषय में ही आप जानेंगे तो इसको सही कर पाएंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट आरोहण की अगर बात करें तो NHAI और साथ साथ वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बीच में सहयोग हुआ और इनके बीच के सहयोग का ही परिणाम है। ये इनके बीच की सहयोगी पहल है। और टोल प्लाजा जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित, उनके शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए इस सहयोगी पहल की शुरुआत की गई थी। बेसिकली जो EWS या SC ST कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बेहतर हो सके, इसके लिए इस पहल को शुरू किया गया था। तो NHAI के साथ साथ वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। और इसके अलावा विशेषकर वो बच्चे जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, यानी कि जिनकी पहली ही पीढ़ी शिक्षा ले रही है, उनको छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था इसके तहत की गई है। तो यहां पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा का समर्थन करना ही इसका उद्देश्य है। अब इसमें जो पहला चरण इसका है, वो अगर बात करें तो जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक इसका पहला चरण है। और इसमें स्नातक अंतिम वर्ष के 500 छात्रों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष, और साथ साथ स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के जो 50 छात्र चयनित किए जाएंगे, उनको 50,000 रुपए वार्षिक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये इसमें छात्रवृत्ति की भी योजना है। तो विशेष तौर पर किससे संबंध है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा का समर्थन करना ही इसका उद्देश्य है। तो यही इसकी व्याख्या में भी दिया गया है, इसलिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट आरोहण NHAI और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के बीच शुरू किया गया था और इन्हीं बच्चों के लिए विशेष तौर पर यह टारगेट है, किया गया है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न है कैच ग्रांट प्रोग्राम के संबंध में। CATCH यहां पर दिख रहा है, कैच ग्रांट प्रोग्राम। इसके विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। अब इस पर आपको विचार करना है, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, यहां पर अगर देखें, पहला कथन है, यह ऑन्कोलॉजी में AI संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में नीति आयोग और नेशनल कैंसर ग्रिड की संयुक्त पहल है। और दूसरा कथन कहता है कि इसके तहत कैंसर स्क्रीनिंग और उपचार में AI आधारित समाधान हेतु तकनीकी नव प्रवर्तकों तथा क्लिनिकल साझेदारों को प्रति चयनित परियोजना पर अधिकतम 50 लाख रुपए प्रदान करना शामिल है। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहां पर इस प्रोग्राम को आप ध्यान दें, कैच ग्रांट प्रोग्राम, ये क्या है? जब तक इसको नहीं जानेंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिकली कैंसर AI टेक्नोलॉजी चैलेंज, कैच का फुल फॉर्म है कैंसर AI टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये बेसिकली एक अनुदान कार्यक्रम है और इसमें IDB और NGC के बीच में सहयोग है। IDB यानी कि इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, और साथ साथ नेशनल कैंसर ग्रिड, इनके बीच में ही सहयोग है। तो IDB और NCG मिलकर सहयोग करते हैं और बेसिकली ये अनुदान देने का काम करते हैं। किसको अनुदान दिया जाएगा? तो जो टेक इनोवेटर्स होंगे, जो क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली AI बेस्ड जो कैंसर स्क्रीनिंग होती है, साथ साथ जो डायग्नोस्टिक होती है, साथ साथ जो ट्रीटमेंट होता है, उसको, उसके सॉल्यूशन को अगर करने के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं तो इसमें 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और अगर वो पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो फिर सफल होने के बाद इसको 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो कैंसर के स्क्रीनिंग, उपचार और AI आधारित समाधान के लिए तकनीकी नव प्रवर्तक यानी इनोवेटर्स को और क्लिनिकल साझेदारों को प्रति चयनित परियोजना पर अधिकतम 50 लाख प्रदान करना शामिल है। तो बिल्कुल शामिल है। अगर शुरुआती दौर में बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 50 लाख, और अगर वो सफल होता है तो फिर 1 करोड़ तक दिया जाता है। तो ये आपका कथन सही है। अब यहां पर कह रहा है कि ये ऑन्कोलॉजी में, तो देखिए ऑन्कोलॉजी से संबंध
एआई संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में नीति आयोग और नेशनल कैंसर ग्रिड दिया है। तो यहां पर नीति आयोग का कोई रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये पहला कथन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या विकल्प सही होगा, तो केवल आपका दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन आपके विकल्प बी में है, तो यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही बात यहां पर बताई गई है। बेसिकली कैंसर एआई और टेक्नोलॉजी चैलेंज अनुदान कार्यक्रम किसके किसके बीच सहयोग की पहल है, इसमें नीति आयोग नहीं है, तो यहां पर इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, जिसको आईबीडी कहते हैं, और साथ साथ एनसीजी यानी कि नेशनल कैंसर ग्रिड के बीच है। ठीक है, इसीलिए आपका पहला कथन गलत हुआ था और बाकी व्याख्या वही है। अगला प्रश्न है, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025, पहला कथन है, अक्सर जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में संदर्भित किए जाने वाले इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के तीर्था गांव का बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह इसके विजेताओं में से एक है। अब देखिए, ये अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पहले कथन में दिया है यूएनईपी। यूएनईपी इसमें इसका रोल नहीं है। दरअसल इसमें रोल किसका है, इसमें रोल है आपका यूएनडीपी का रोल है। अगर यूएनडीपी होता तो ये सही हो जाता, यूएनईपी है, इसलिए आपका पहला कथन क्या है, गलत है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए नोबेल प्राइज के रूप में इसको जाना जाता है, यानी उसी के तरह इसका भी इंपॉर्टेंस है जैव विविधता के फील्ड में, और इसको हर वर्ष दिया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं बल्कि यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। और साथ साथ इस साल की अगर बात करें तो जो पुरस्कार मिला है उसमें दूसरा कथन आपका सही है। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड यूएनडीपी के द्वारा हर साल दिया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, और सतत विकास, पारिस्थितिक सुदृढ़ता के लिए, सामूहिक लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुक के तीर्था ग्राम की ये स्वयं सहायता समूह है, इसको प्रदान किया गया है, और जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल भी इसको कहा जाता है। इक्वेटर अवार्ड की अगर हम बात करें तो विश्व के 10 विजेताओं को मिला है, जिसमें से एकमात्र भारतीय स्वयं सहायता समूह बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह शामिल है। इसलिए आपका दूसरा कथन सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है, तो विकल्प आपका बी यहां भी हो जाएगा। यही बात आपको व्याख्या में भी बताई गई है कि इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड प्रतिवर्ष यूएनडीपी में है, न कि यूएनईपी। बाकी चीजें आपके लिए सही हैं। अब इस पुरस्कार में क्या है, तो $10,000 की नकद राशि भी दी जाती है। इसकी घोषणा विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रकृति आधारित जलवायु कार्यवाही के लिए महिला और युवा नेतृत्व विषय के अंतर्गत की गई है। तो ये कुछ अन्य तथ्य हमें आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, मातृवन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृवन पहल के संदर्भ में, तो मातृवन पहल को आपको ध्यान देना है। पहला है, यह पहल दिल्ली एनसीआर को मरुस्थलीकरण से, यानी कि जहां पर मरुस्थलीकरण की घटना बढ़ती है तो उसी से बचाने के क्रम में एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में भूमिका निभाने वाले पारिस्थितिक तंत्र के पुनरुद्धार में सहायक है। और दूसरा कह रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य अरावली क्षेत्र में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी तीव्र वृद्धिशील विदेशज प्रजातियों, हर एक शब्द पे आपको गौर करना है, को बढ़ावा देकर स्थानीय वनस्पति का पुनरुद्धार करना है। अब एक बात समझिए आप, पहली बात तो इस कथन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं पर इसकी गलती समझ में आ जाएगी कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरावली क्षेत्र में विदेशज पौधा कह रहा है। विदेशज प्रजाति अगर है, अगर वैसे पौधे को लगाकर हम बढ़ावा देंगे तो स्थानीय वनस्पतियों का पुनरुद्धार कैसे होगा, यही अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो दरअसल पहली अगर बात करें, मातृवन पहल की बात करें, तो मातृवन पहल बेसिकली अगर देखें तो एक पेड़ मां के नाम जो कार्यक्रम, शुरुआत जिस कार्यक्रम की गई थी, उसी के अंतर्गत एक पहल शुरू की गई कि वृहद शहरी जो वनीकरण की योजना है वो भी चलाई गई, यानी कि शहरों में भी एक वृहद वनीकरण की योजना हो, वो भी थीम आधारित, जिसमें कि 750 एकड़ जो है शहरी वन को विकसित करना इसका एक उद्देश्य था। और इसमें यह भी था कि ये जो वनीकरण हो ये थीम बेस्ड हो। अब अरावली पारिस्थितिक तंत्र के पुनरुद्धार में इस योजना का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अरावली की अगर हम बात करेंगे तो अरावली बेसिकली जो उसके अरावली के रेंज के उधर अगर आप देखेंगे तो मरुस्थल वाला एरिया है, और अगर अरावली जैसा एक प्राकृतिक अवरोधक बीच में नहीं होता तो वो मरुस्थलीकरण दिल्ली की तरफ भी आता। तो मरुस्थलीकरण से, धूल भरी आंधियों से रक्षा करने के लिए अरावली एक प्राकृतिक अवरोधक की तरह काम करता है। और
जो मातृवन है वो स्थानीय वृक्ष उसमें लगाने की बात कही जाती है, न कि विदेशज वृक्षों को, जिसमें कि स्थानीय पीपल हो गया, नीम हो गया, आपके जो भी अन्य हो गए, पलाश हो गए, ढाक हो गए, खैर हो गए, ऐसे वृक्षों को लगाने की बात कही जाती है। तो इसलिए आपका दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि यह पहल दिल्ली एनसीआर को मरुस्थलीकरण से बचाने के क्रम में एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में भूमिका निभाने वाले अरावली पारिस्थितिक तंत्र के पुनरुद्धार में सहायक है। तो बिल्कुल सहायक है, लेकिन यहां पर विदेशज प्रजाति नहीं बल्कि देशज प्रजाति के जो वृक्ष हैं उनको लगाए जाने की बात है। तो इसलिए आपका केवल पहला कथन सही होगा, दूसरा नहीं होगा, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज यहां पर बताई गई है कि मातृवन पहल भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत ही शुरू की गई एक शहरी वनीकरण योजना है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया 750 एकड़ क्षेत्र में थीम आधारित शहरी वन विकसित करना इसका लक्ष्य है। तो पहला कथन आपका सही था, जो अरावली पारिस्थितिक तंत्र भी है उसका पुनरुद्धार भी इसमें शामिल है, लेकिन विदेशज प्रजातियों को बढ़ावा देना इसमें नहीं है, बल्कि इसमें क्या उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य यह है कि जो देशज प्रजाति हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अगला है आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34 स्थल रुद्ध विकासशील देशों के संदर्भ में प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो अब यहां पर आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात कर लें कि ये क्या है। अब इसी के संदर्भ में ये कथन आपके नीचे मिल रहे हैं। पहला है व्यापार प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूलन। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, पर्यटन और वित्तीय विनियमन। तीसरा है सी है प्रवासन, वैश्विक कराधान और रक्षा सहयोग। और डी है मत्स्य, नवीकरणीय ऊर्जा और सागरीय क्षेत्र का शासन। तो बात यहां आती है किसकी, आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34। ये समय भी आप ध्यान देंगे। तो दरअसल जब इसकी हम बात करेंगे तो ये बेसिकली जो वियना प्लान था 2014 से लेकर 2024 तक का, उसी का ये नया वर्जन है। तो आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि 2024 से 34 का समय आप देख रहे हैं, बेसिकली जो वियना प्लान 2014 से 24 था उसी का ये नया वर्जन है। आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसका नाम है। और लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, LLDCs जो हैं, उनको दुनिया की इकोनॉमी और ट्रेड से बेहतर तरीके से कनेक्ट करना इसका उद्देश्य है। यानी फोकस क्या है कि जो लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी LLDCs हैं, वो बेसिकली वहां पर ट्रेड ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सके, वहां पर साइंस टेक इनोवेशन बेहतर हो सके, वहां पर क्लाइमेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बेहतर हो सके, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इंटरनेशनल सपोर्ट को बेहतर किया जा सके, जिससे कि वो बेहतर तरीके से क्या हो पाए, वहां पर व्यापार को प्रोत्साहन मिल पाए, प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूलन बेहतर हो पाए। तो इसलिए विकल्प आपका क्या सही होगा, विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। यही बात यहां पर बताई गई है। तो क्या है मुख्य रूप से इसमें, मुख्य रूप से यही है कि आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34 बेसिकली क्या है, तो स्थल रुद्ध जो विकासशील देश हैं यानी LLDCs जो हैं, उन्हीं के लिए वियना कार्य योजना जिसका कार्यकाल 2014 से 24 था, उसी का उत्तरवर्ती ढांचा है, यानी उसी का हम कह सकते हैं आगे का चरण है। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा LLDCs के समावेशी और सतत विकास की दिशा में प्रगति की तीव्रता लाने के लिए ही अपनाया गया था। अब इसमें किन किन बातों पर जोर दिया गया है वो आपको अभी बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन्हीं बातों पर, इसलिए विकल्प आपका ए सही होगा। अगला है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि मैत्रेयी योजना की बात यहां पर की जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो मैत्रेयी योजना यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। अब ये पहला कथन है, इसे बाहरी सहायता के रूप में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, यानी कि बाहरी सहायता दी जा रही है किसके द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता एवं समता के साथ संबंधित शासन में सुधार करना है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो बेसिकली इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला जो ये कह रहा है कि बाहरी सहायता के रूप में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, इसी में गलती है, क्योंकि बेसिकली यहां पर एशियाई विकास बैंक नहीं बल्कि यहां पर वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता और समता के साथ संबंधित शासन में सुधार करना है। तो दूसरा कथन ही केवल आपका यहां पर सही होगा। तो इसलिए यहां पर केवल दूसरा कथन आपका किसमें ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो यही सही होगा। अब यहां पर बेसिकली ये अगस्त 2025 में केंद्र क्षेत्र की एक योजना थी, 2025-26 से लेकर 2000 अगर आप देखेंगे
इसकी अगर कार्यवधि की बात करें, हाँ, 2025-26 से लेकर 2029-30 तक 4200 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए। ठीक है, और ये बेसिकली अगस्त 2025 में केंद्र क्षेत्र योजना के रूप में इसकी स्वीकृति हुई है और उच्च और तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए ही इसको लाया गया है, स्वीकृत किया गया है। अब भारत के साथ इसमें पहले कथन में लिखा है एशियाई विकास बैंक, तो दरअसल एक एशियाई विकास बैंक ना होके यहां पर अगर वर्ल्ड बैंक होता तो पहला कथन आपका सही होता, लेकिन यहां पर एशियाई विकास बैंक लिखा है, तो एशियाई विकास बैंक नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के साथ निरंतर सहयोग इसमें किया जाएगा और 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक इसमें देगा भी। तो इसलिए यहां पर आपका केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, और यही बात आपको यहां पर व्याख्या में बताई गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठ पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण करना है? तो श्रेष्ठ पहल की यहां पर बात की जा रही है। विकल्प है राज्य औषधि नियामक प्रणाली, दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, तीसरा प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना और लास्ट है आपका एम्स संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा। तो देखिए, श्रेष्ठ योजना की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स इसको कहा जाता है और अगस्त 2025 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। और जैसा कि इसका नाम ही है कि जो स्टेट यानी कि जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया और यही था कि दवा नियंत्रण जो व्यवस्था है उसकी जांच की जाए, ये देखा जाए कि उसमें क्या खामियां हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। यानी कि स्टेट और यूटी में दवा नियंत्रण व्यवस्था को सुधारना ही इसका उद्देश्य है। अब इसमें CDSCO यानी कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन जो है उसके द्वारा इस सूचकांक को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है और बेसिकली इसमें देखा जाएगा कि किसी भी स्टेट या यूटी में वहां का इससे संबंधित यानी कि दवा नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित स्टाफ कैसा है, वहां पर लाइसेंसिंग व्यवस्था इसके लिए कैसी है, साथ साथ वहां पर दवाओं की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है, समस्याओं पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, इसके आधार पर इस सूचकांक में बेसिकली उसको स्थान दिया जाता है। तो ये राज्य औषधि नियामक प्रणाली से संबंधित है, यानी कि यहां पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, यही बात इसमें व्याख्या में आपको बताई गई है, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर कहा भी गया है कि अगस्त 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, क्या है, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, इसका फुल फॉर्म ये देख सकते हैं। और ये राष्ट्रीय पहल है और इस राष्ट्रीय पहल में पारदर्शी तरीके से डेटा संचालित ढांचे के माध्यम से राज्य और यूटी के बीच में जो औषधि नियामक प्रणाली है उसी को बेंचमार्क और सुदृढ़ करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो वही बात यहां पर भी बताई गई है, इसको आप देख सकते हैं। अगला है आदि कर्मयोगी अभियान के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया जिसे इसका नोडल निकाय बनाया गया है। और दूसरा है, इसका पहल मौजूदा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन को प्रतिस्थापित करती है। अब इन दोनों कथनों पर विचार करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहां पर दोनों ही कथन अगर देखेंगे तो गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तो शुरू किया गया है, लेकिन यहां पर नीति आयोग का कोई रोल नहीं है। अगर नीति आयोग के रोल को हटा दिया जाता तो यह सही हो जाता। दूसरी बात जो यहां पर कही गई कि यह पहल मौजूदा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन को प्रतिस्थापित करती है, तो ये प्रतिस्थापित किसी योजना को नहीं करती है, बल्कि ये कई योजनाओं को जो जनजातीय कल्याण से संबंधित हैं उसको एक जगह इंटीग्रेट करती है। तो इसलिए आपका दोनों ही कथन यहां पर गलत हो जाएगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो जो सरकारी योजना है जनजातीय आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ट्रेंड करने का ये काम करती है ये योजना, यानी कि आदि कर्मयोगी अभियान जो है, अभियान है, पहल है, एक योजना है जो कि क्या करती है, जो जनजातीय आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेंड करना और इस तरह से बेहतर तरीके से ताकि वो शासन चला सकें। और ये मिशन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी क्षेत्रों में लीडरशिप को तैयार करना इसका उद्देश्य है और गांवों में इसके लिए भागीदारी बढ़े, गांव के लोग इसके लिए तैयार हो सके। 20 लाख प्रशिक्षित लोगों की टीम तैयार करना इसका उद्देश्य है ताकि 30 यूटी और साथ साथ आपके जो स्टेट है उनको दोनों को मिला दे, तो 30 ऐसे यूटी और स्टेट को मिला के ऐसी जगह है जहां पर आदिवासी बहुल गांव है, वहां पर ये लोग काम करेंगे। तो इसलिए यहां पर विकल्प क्या सही होगा, तो विकल्प आपका डी सही होगा। तो यही चीज यहां पर व्याख्या में है, आप देख सकते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था
और आदि कर्मयोगी अभियान विश्व का सबसे बड़ा क्या है, एक जनजाति ग्राम स्तरीय नेतृत्व कार्यक्रम है, यानी कि लीडरशिप के लिए लोगों को तैयार करना है ताकि वो क्या कर सके, उत्तरदायी शासन के लिए और लीडरशिप की क्वालिटी उनमें आ सके, समुदाय संचालित निर्णय के माध्यम से जो जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो तैयार हो सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा जो आपका कथन था, ये मौजूदा प्रमुख योजना को प्रतिस्थापित नहीं करता है, मौजूदा जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको हटाने का काम नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि यह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी जो भी पहल चल रही है उनको एक ही ढांचे में समाहित करने का काम करता है। तो ये किसी को प्रतिस्थापित नहीं करता है, बल्कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो इस तरह से आपका दूसरा भी कथन सही नहीं था। अगला प्रश्न है, लद्दाख में इसरो के स्पेस एनालॉग मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करना था। दूसरा है, मंगल ग्रह की प्रारंभिक परिस्थितियों से पर्यावरणीय समानता के कारण सोकार घाटी, इस घाटी को आप ध्यान रखिएगा, इस मिशन का चुनाव किया गया है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो इसरो है यानी भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए इसरो तैयारी कर रहा है और सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो मानव मिशन भेजने की तैयारी है। वर्ष 2040 तक ये है कि चांद पर भारतीय मिशन इस तरह का जाए। तो इसके लिए क्या है कि अभी भारत क्या कर रहा है कि स्पेस एनालॉग मिशन एक शुरू किया गया है, यानी कि स्पेस एनालॉग का मिशन की धरती पर ही अंतरिक्ष में जैसी परिस्थितियां होती हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। अब धरती पर ऐसी जगह का चुनाव किया गया है इसके लिए जहां पर सिमिलर कंडीशन है, जैसे मार्स जैसी सिमिलर कंडीशन है। यहां पर जो नाम आप देख रहे हैं सोकार घाटी जो है, इसका चुनाव इसीलिए किया गया है क्योंकि यहां पर ये लद्दाख में स्थित घाटी है और यहां पर कमोबेश वही सिचुएशन है, -डिग्री में टेम्परेचर है, बहुत स्ट्रेसफुल यहाँ का इन्वायरमेंट है। साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर भी आपको दिखाई मिलेगा, जो वायुदाब भी है जो वो कम है। तो ये वो सारी कंडीशन वैसी हैं जैसी कि आपको मार्स पे कंडीशन मिलती हैं। तो इस तरह से मतलब जो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष में जैसी परिस्थितियां हैं उनको धरती पर अनुभव करने के लिए इस जगह का चुनाव किया गया है। तो मंगल ग्रह की प्रारंभिक परिस्थितियों से पर्यावरणीय समानता के कारण ही सोकार घाटी का चुनाव इस मिशन के लिए किया गया है। ये बिल्कुल सही है आपका कथन। और अंतरिक्ष में उड़ान के संदर्भ में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करना था। तो बेसिकली ये भी आपका कथन सही ही है। तो यहां पर दोनों ही आपके सही हैं कि अगर ऐसी दिशा में आपके शारीरिक स्तर में क्या बदलाव आता है, मनोवैज्ञानिक रूप से आप कैसा फील करते हैं, साथ ही साथ आप अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो कैसा आप महसूस करेंगे, तो वो सारी परिस्थितियां अगर आपको पृथ्वी पर ही दिखाई दें तो इसलिए स्पेस एनालॉग मिशन का उद्देश्य यही है। और इसके लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है वो सोकार घाटी लद्दाख की है। तो यही इस चीज में आपको व्याख्यायित किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय करियर सर्विस NCS पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षुता और जॉब मैचिंग सर्विस प्रदान करने के क्रम में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इसका मुख्य रूप से यह विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। अब इन दोनों कथनों में आपको विचार करना है। तो राष्ट्रीय करियर सर्विस पोर्टल की बात यहां पर की जा रही है। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, न कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो इसलिए आपका पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अगर यहां पर सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की जगह श्रम और रोजगार मंत्रालय होता तो आपका पहला कथन सही होता। तो ये बेसिकली बाकी चीजें सही हैं, आपका मंत्रालय गलत दिया है इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा, मुख्य रूप से विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका केवल बी, यानी कि केवल 2 बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2015 में क्या किया, तो शुरू किया आपका राष्ट्रीय करियर सेवा NCS, इसकी शुरुआत की। क्या है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसे जॉब पाने वालों के लिए और जॉब देने वालों के लिए, दोनों के बीच में जो खाई है उस खाई को पाटना है। यानी कि जॉब देने वाला अगर वैकेंसी है उसके पास कोई प्रोग्राम है तो उन सारी जानकारी जॉब लेने वाले तक पहुंचे, इसी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो इसीलिए आपका पहला कथन सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय जो था वो गलत दे दिया था। बाकी ये प्लेटफॉर्म नौकरी जो चाहता है और नौकरी जो देने वाला है, तो रोजगार कार्यालय हो गया, करियर केंद्र हो गया, परामर्शदाता हो गया, प्रशिक्षण प्रदाता हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया, प्लेसमेंट एजेंसी हो गई, सबके लिए एक व्यापक श्रृंखला जो है सबको जोड़ता है ये पोर्टल। तो एक ही जगह ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो इस पोर्टल में क्या होगा,
इस पोर्टल में आईटी हो गया, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विविध जो रोजगार के अवसर हैं वो एक ही जगह आपको दिखेंगे। तो भारत में सबसे समावेशी रोजगार प्लेटफॉर्म में से एक इस प्लेटफॉर्म को ये बनाता है। तो इस तरह से आपका कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 मंत्रालय गलत देने की वजह से सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है लेकिन तैयारी बेहतर आप चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स से जुड़ के आप अपनी जीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन, क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में वो सारी खूबियां हैं जो आपको कम समय में बेहतर तैयारी दे सकती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस कोर्स के माध्यम से आप 14 महीने में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के सिलेबस को कवर करते हैं। साथ साथ इसमें 18 टेस्ट मिलते हैं समय समय पर अपनी परख करने के लिए, देखने के लिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। 18 टेस्ट के माध्यम से इस चीज को आप पुख्ता कर पाएंगे। साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाता है। अब वो आपको वीडियो के माध्यम से भी और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से भी, तो आपकी एक समग्र तैयारी होती है। साथ साथ माध्यम की कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसकी कीमत है 34,999, लेकिन इसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। अब सवाल उठता है कैसे करेंगे, तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो इस कूपन कोड के इस्तेमाल से आप अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आप जो भी फीस यहां पर सबमिट करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने, तो वहां पर उस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस एक तरह से आपके लिए दोहरा लाभ है। अब चलिए चलते हैं इस एपिसोड के अंतिम जो हमारा भाग है, यानी कि अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि भारत में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यवसाय या पेशे से संबंधित ऐसे किसी भी व्यक्ति को पैन प्राप्त करना अनिवार्य होता है जिसका टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक हो। दूसरा कथन है, चैरिटेबल ट्रस्ट को पैन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसकी आय पर आयकर अधिनियम के तहत कराधान से पूरी तरह छूट होती है। और तीसरा कथन है, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख से अधिक वित्तीय लेन देन में संलग्न प्रत्येक अनिवासी संस्था और उससे संबंधित व्यक्तियों को पैन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब इसके आधार पर दिए गए विकल्पों में से आप सही विकल्प का चयन कीजिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। पिछले एपिसोड अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में वो सहायक सिद्ध हो सके। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।